हेलो इंजीनियर्स। चलिए हम लोग बात करते हैं आज जो हम लोगों की जो टेस्ट सीरीज है उसको किस तरीके से इफेक्टिव हम लोग को देना है ताकि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। प्लस क्या टेक्निक होनी चाहिए टेस्ट सीरीज देने की, किस तरीके से हम लोग टेस्ट दें कि हम लोग का ओवरऑल इंप्रूवमेंट अच्छा देखने को मिले। तो आज हम लोग टेस्ट में सबसे पहले हम लोग टेस्ट को समझते हैं कि टेस्ट हमको देना कैसे है और टेस्ट किस तरीके से दिया जाना चाहिए। सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट देना भी एक समझ लो कि एक कला है। अगर वो सही तरीके से अगर हम लोग नहीं देते हैं, टाइम मैनेज नहीं करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें में दिक्कत आ सकती है। अब देखो टेस्ट के जो हमारे हैं ये 3 पार्ट हैं। अगर देखने को सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है हमारा जीएस का, उसके बाद है हमारा रीजनिंग, उसके बाद आता है हमारा टेक्निकल। अब देखो जीएस जो है 50 नंबर का जीएस है, रीजनिंग है ये भी 50 नंबर का है, और जो टेक्निकल है ये मेरा 100 नंबर का है। अब टाइम अगर देखा जाए तो टाइम मेरे पास 120 मिनट का टाइम है। अब इस टाइम में मुझे क्या है, सारी चीज़ें करनी है। मुझे इसमें जीएस भी करना है, मुझे इसमें रीजनिंग भी करनी है, मुझे इसमें टेक्निकल भी करना है। अब सारी चीज़ें करनी है तो इस तरीके से मुझे करना पड़ेगा ताकि मेरा टाइम भी यूटिलाइज हो जाए और ये सारे सेक्शन जो हैं ये कवर भी हो जाए। तो देखो अगर सारे सेक्शन पे मैं अगर फोकस करता हूँ तो जीएस को मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट देने पड़ेंगे क्योंकि मुझे इसको पढ़ना भी पड़ेगा और फिर एक बार पढ़ के और उसका आंसर देना पड़ेगा। अब देखो डायरेक्ट हम लोग दे नहीं सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे तो बिना सोचे समझे आंसर देने का कोई मतलब नहीं है। बिना सोचे समझे आंसर देंगे तो मुश्किल से 2-3 नंबर आएंगे और इस 2-3 नंबर में कुछ नहीं होना है ना। अब रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में एक क्वेश्चन पढ़ के और मुझे इंस्टेंट जवाब देना है, तो जिसमें इसके बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें 30 से 40 करीब करीब टॉपिक होंगे। तो इन टॉपिक में कुछ टॉपिक बहुत ही ईजी हैं, जैसे पेपर कटिंग वाले पेपर कटिंग हो गया, फोल्डिंग हो गया, डाइस हो गया। तो ये इजी चैप्टर हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग को बन जाते हैं। तो उसमें क्या है कि डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग आंसर दे सकते हैं, उसको देखिए विदिन सेकेंड हम लोग उसका आंसर दे देंगे। तो इसको हम लोग क्या करना है कि या तो 35 मिनट, 40 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। इससे ज़्यादा टाइम अगर हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद फिर टेक्निकल देखा जाए तो टेक्निकल में क्या है, टेक्निकल मेरा कोर सब्जेक्ट है, तो टेक्निकल में मुझे अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। तो टेक्निकल में भी मुझे उन सब्जेक्टों पर फोकस करने पड़ेंगे जिनसे अच्छे खासे नंबर का वेटेज है, जैसे कि बीएमसी, उसके बाद सर्वे, फिर हो गया हमारा आरसीसी, फिर हो गया हमारा सॉइल, उसके बाद हो गया इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट है मेरे, जो अच्छा खासा वेटेज कवर कर रहे हैं, अगर इन सब्जेक्टों को ही मैं कवर कर लेता हूँ, इन सब्जेक्टों से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही रहा है। 10, 20, 30, 40, 50% नंबर ये जो है हमारे 5 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। उसके बाद बचे सब्जेक्ट तो वो भी 50% से ऊपर ही करते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये सब्जेक्ट करने जरूरी है। अब बात आती है कि टेस्ट देना हम लोग चालू कैसे करें, या फिर कितने कितने, ये टाइम तो मैंने बता दिया। अब जैसे कि देखो इसमें 20 मिनट भी अगर हम लोग देते हैं, इसमें 40 मिनट देते हैं, 60 मिनट हो गए। अब 60 मिनट मुझे टेक्निकल क्वेश्चन करने हैं। अब 60 मिनट में टेक्निकल क्वेश्चन करने हैं तो 60 मिनट में टेक्निकल क्वेश्चन कैसे होंगे, 60 मिनट में क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जैसे ही 60 मिनट, देखो 60 मिनट टेक्निकल के लिए अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 60 मिनट में मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन। अब इस पे भी 3 सेक्शन होते हैं क्वेश्चनों के। एक होता है जो हमारे डायरेक्ट पीवाईक्यू पे बेस्ड रहते हैं, जो मुश्किल से मुश्किल पहले 20 क्वेश्चन करीब करीब आ जाते थे, अब 8 से 10 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन हुआ मेरा, तो दूसरा सेक्शन जो है, तो दूसरा सेक्शन में आते हैं हमारे वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन जिसको मैं पढ़ूंगा और डायरेक्ट टिक मार दूंगा, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन हो गए। उसके बाद तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन हो जाते हैं, तीसरे टाइप के क्वेश्चन हमारे बच्चे, तो तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं हमारे अभी अभी आने लगे हैं स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड, तो स्टेटमेंट में क्या है कि इसको इसमें थोड़ा मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग। और अगर एक और टाइप अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो वो है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चनों को मुझे 60 मिनट में करना है। अगर कोई प्रॉबेबली जल्दी से कर लेता है तो उसको टाइम कम लगेगा। जैसे कि मान लो कोई सबसे पहले टेक्निकली करता है और वो उसने सोच लिया कि नहीं
मैं 70 से 80 मिनट अपने टेक्निकल को दूंगा और बाकी टाइम जो बचेगा उसको रीजनिंग और जीएस में दूंगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग इनको और मैनेज कर सकता है। अब देखो, बात आती है इन सारे सब्जेक्टों को मैनेज कैसे करें। अब अगर देखा जाए तो जो पीवाईक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मुझे पढ़ना है और डायरेक्ट टिक मारना है, तो इसमें मुझे कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से मुश्किल 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना है। 1 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, चलो मैं क्लिक करूँगा तो 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना है। तो ये बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको डायरेक्ट देखा टिक मारा, डायरेक्ट देखा टिक मारा। इसमें कोई हाँ ना वाला काम नहीं है, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। अब वन लाइनर के क्वेश्चन कैसे होंगे मेरे से? वन लाइनर के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वन लाइनर की करनी पड़ेगी मुझे प्रैक्टिस। अब वन लाइनर की प्रैक्टिस कैसे होगी? इसके लिए मुझे अपने जो नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब देखो, अब सारा नोट्स अभी अगर मैं बोला जाए कि रिवाइज कर लो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो पढ़ ही लो। जैसे बीएमसी, उसको रिवाइज कर लो। सीमेंट, कंक्रीट वगैरह के आ जाते हैं, टिम्बर, ब्रिक, इन सब के इजी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, वन लाइनर तो वो बन जाने चाहिए। उसके बाद सर्वे हो गया, तो सर्वे के भी वन लाइनर वाले पढ़ लो ताकि वो भी आसानी से बन जाए। उसके बाद फिर आरसीसी हो गया। आरसीसी के बेसिक अजम्पशन वन लाइनर जो है वो मुझे याद हो जानी चाहिए। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में कंडीशन क्या होती है, लोड कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें मुझे याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज़ें, तो मैं वन लाइनर भी आसानी से डील कर सकता हूँ। उसके बाद फिर जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेते हैं टाइम, क्योंकि इसमें हमको सोचना पड़ता है कि स्टेटमेंट 1, 2, उसके बाद फिर 1 को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, 2 को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि दोनों राइट है। अब ज़्यादातर देखो एसएससी में पहले क्या होता था कि पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 ये ऑप्शन आते थे, और उसमें लिखा रहता था ए बी, उसके बाद ए बी सी, उसके बाद ए बी सी डी, और एक में बी सी डी, ऐसा कुछ इस टाइप से रहता था। तो उसमें क्या करते थे ज़्यादातर लोग, ऑल ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन है उसको मार्क कर देते थे, ए बी सी डी वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन को सब लोग मार्क कर देते थे और सही हो जाते थे। लेकिन अब इस टाइप से नहीं हो रहा है। अब क्या हो गया है कि अब अगर ए बी सी डी वाले को हम लोग मार्क करेंगे तो उसमें काम नहीं चल रहा है हमारा, क्योंकि अब जरूरी अब जो उस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं जिसमें ऑल ऑफ द अबव हो रहा है। बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो उस 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, बाकी में नहीं होगा। बाकी के लिए मुझे कंसेप्ट ध्यान रहना चाहिए। तो उस कंसेप्ट अगर मुझे ध्यान रहता है तो मैं अच्छे से सारी चीज़ों को डील कर दूंगा। अब ये ध्यान कैसे रहेगा? ये ध्यान ऐसे रहेगा कि मुझे नोट्स को रिवाइज करने पड़ेंगे। अब इसको रिवाइज कैसे करना है इसकी भी मैं टेक्निक बताऊंगा। अब ये हो गया कंसेप्ट। अब उसके बाद फिर जो हमारा लास्ट टाइप आता है वो है न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। तो जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हो गए हमारे, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को भी अगर हम लोग डिवाइड करके देखा जाए तो देखो, एक तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं जो सिंगल लाइन वाले रहते हैं। डायरेक्ट फार्मूला मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट उसमें लगा दूंगा, एस सी बराबर डब्ल्यू जी मुझे पता है, इसमें एस की वैल्यू दी हुई है, डब्ल्यू की दी हुई है, जी की दी है, ई निकालना है। तो ये हो गया इजी वाला सिंगल लाइन वाले न्यूमेरिकल, जो मुझे आसानी से बन जाएंगे, जो मुझे नहीं छोड़ने हैं। अगर 70% थ्योरी आती है, 30% न्यूमेरिकल आता है, तो 30% न्यूमेरिकल में से 10 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो इस सिंगल इस पे बेस्ड रहेंगे, तो ये मुझसे नहीं छूटने चाहिए, बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे फार्मूला रिवाइज करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हम लोग नोट्स पढ़ रहे थे वन लाइनर के लिए, लेकिन फार्मूला में रिवाइज करूंगा तो मुझे फार्मूला वाली चीज़ें भी कंफर्म होने लग जाएंगी। उसके बाद आते हैं दूसरे वाले न्यूमेरिकल, जो होते हैं थोड़ी लॉन्ग न्यूमेरिकल। उसके बाद तीसरे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो होते हैं बिल्कुल एकदम अजीब अजीब वैल्यू वाले, जो मुझसे उस टाइम पे बिल्कुल कैलकुलेट नहीं होंगे। कैलकुलेटर भी अगर मैं ले लूँ तब भी कैलकुलेट नहीं होंगे। तो वो अजीब से आते हैं जिसमें साइन थीटा की वैल्यू कुछ और दी होगी, 30 डिग्री 50 मिनट इस टाइप की, या फिर सर्विंग के भी क्वेश्चन आ गए तो उसको जोड़ना घटाना, ये सारी चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैं इसको करना चाहूँ तो 5 से 10 मिनट मेरा ले लेगा, उसके बाद मेरा आंसर नहीं आएगा। तो देखो, जो ये वाले न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल भी नहीं करने हैं, इसको बिल्कुल छोड़ देना है। अगर ये 5, 6 या 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो इनमें कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें पहले टाइम देना टाइम की बर्बादी है। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के एकदम टू द पॉइंट फैसला लेना है कि मुझे करना है या नहीं करना है। अगर वो पहले मैंने कर रखा है और लगता है कि कर लूँगा, तो वो लास्ट टाइम के लिए छोड़ देना है। लेकिन मुझे पहले उसमें बिल्कुल भी नहीं कूदना है, क्योंकि मैं पहले ईजी क्वेश्चन पे डील करूंगा। पहले जो मेरे मार्क्स हैं, अगर अच्छे मार्क्स आ पा रहे हैं मेरे पहले, तो मैं उस पर फोकस करूंगा ना। जैसे कि मान लो कि मेरे यहाँ 60 मार्क्स आ रहे हैं,
अब मुझे ये 60 मार्क्स फोकस करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल पे, और इस 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल में भी 2-4 वो 5 या 10 न्यूमेरिकल रहेंगे जो बहुत हार्ड रहेंगे। अब इनमें अगर मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूँगा, तो फिर मैं ये टारगेट अपना कैसे पूरा करूँगा? तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे सबसे पहले जो है अपनी थ्योरी वाला पोर्शन है, ये कवर करना पड़ेगा। थ्योरी वाला, वन लाइन वाला, और जैसे ही वन लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद वन लाइन जो सिंगल न्यूमेरिकल हैं, जो न्यूमेरिकल, ये 3 चीज़ें मुझे सबसे पहले कवर करनी पड़ेगी। उसके बाद जब मेरे पास अगर टाइम बचता है, तो मुझे ये वाले क्वेश्चन करने हैं जो एकदम हार्ड न्यूमेरिकल रहेंगे। अगर होते हैं तो ठीक है, अगर छूट जाते हैं तो छूट जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यही जो ऊपर वाले पोर्शन है, ये मुझे 60+ नंबर बिल्कुल आसानी से दिला देंगे। बस अप्रोच मेरी सही होनी चाहिए। अब देखो, अब बात आती है कि चीज़ें रिवाइज कैसे करें। अब देखो, टाइम तो हमने मैनेज कर लिया, जो मैंने बताया था वो देखो एक बार और मैं बता देता हूँ कि ये हमारा टेस्ट हो गया। तो इस टेस्ट के हमने 3 सेक्शन बांट लिए थे, जीएस, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद हो जाता है मेरा ये टेक्निकल, जिसमें ये 50 नंबर, ये 50 नंबर, ये 50 नंबर। अब उसके बाद फिर इसको मुझे देने हैं 15 से 20 मिनट, इसको मुझे देने हैं 35 से 40 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद इसको मुझे देने हैं जो भी 65 से 70 मिनट बचता है वो। ये जो मेरा पोर्शन है, ये मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 नंबर दे सकता है, 20+। ये जो मेरा पोर्शन है, मुझे 50 नंबर पूरे दे सकता है, 50 नंबर आराम से आ सकते हैं। और ये जो मेरा पोर्शन है टेक्निकल का, इस टेक्निकल में मैं ला सकता हूँ 70+ नंबर आराम से। अब अगर इन सब का सबमिशन भी अगर किया जाए, तो 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 140 नंबर, 140+ नंबर यही हो रहे हैं। और मुझे सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए? 120 नंबर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे इतना मार्क टारगेट करके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो, कट ऑफ तो अभी किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि कैसा पेपर होगा। कट ऑफ बेस्ड ऑन डिफिकल्टी लेवल, बेस्ड ऑन पेपर, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक अपना रेंज सेट कर दें? अब भाई, कम तो है, लेकिन कितना कम? अब सिलेक्शन के लिए मुझे नंबर लाने हैं, लेकिन अब मैं ऐसे बोल तो नहीं सकता ना कि 80 नंबर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है कि मुझे कम से कम एक रेंज सेट करनी पड़ेगी। कम से कम रेंज है मेरी 120, और जो मैक्सिमम रेंज है वो तो 200 है। 200 में 200 लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई, कम से कम नंबर तो सेट करना पड़ेगा ना। कम से कम नंबर अगर सेट नहीं करते हैं हम, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो कोशिश तो इसकी करनी है, लेकिन अप्रोच ऐसी बनानी है कि 140, 150 नंबर हमारे बिल्कुल आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये मैं 70 क्वेश्चन करूँगा, ये फुल एक्यूरेसी के साथ हो, या फिर ये रीजनिंग के क्वेश्चन ये भी फुल एक्यूरेसी से हों, है ना। और ये वाले भी। तो बात वही है कि एक्यूरेसी से हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग को फोकस अपना इतना बनाए रखना है कि मैं एकदम खुद पे कॉन्फिडेंट रहूं कि नहीं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और एक एग्जाम दे के आने के बाद मैं डायरेक्ट सीधे अपने मेंस के प्रिपरेशन में लग जाऊं। तो अब देखो, तो ये तो टाइम हमने मैनेज कर लिया कि हमको इस टाइम पे, इस टाइम पे और इस टाइम पे इतने मिनट, ये मिनट हैं, इतने मिनट में मुझे ये चीज़ें करनी है। अब ये चीज़ें करनी है तो करनी है किसी भी हालत में। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, इसके लिए जैसे ही मैं कोई भी कोचिंग की टेस्ट ओपन करता हूँ, कोई भी कोचिंग का टेस्ट ओपन करता हूँ, टेस्ट सीरीज, अब कोई भी कोचिंग की हम लोग टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। अब उस टेस्ट सीरीज को मुझे क्या करना है कि जो 200 क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले मुझे टाइम डिवाइड कर लेना है कि मुझे 15 से 20 मिनट में रीजनिंग करनी है। नहीं नहीं, 15 से 20 मिनट मुझे, जो मेरा 15 से 20 मिनट है, इसमें मुझे अपना जीएस वाला पोर्शन करना है किसी भी हालत में। अगर नहीं होता है तो मुझे जल्दी से जल्दी करना है, लेकिन मुझे ये 15 से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम इसको बिल्कुल भी नहीं देना है, और ये मुझे प्रैक्टिस आज से ही करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है कि 40 मिनट या फिर 35 मिनट मुझे देना है रीजनिंग को। 40 से 35 मिनट देना है। अब इसको फुल स्पीड में करने की कोशिश करनी है, जितने क्वेश्चन हो जाए, उसके ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। पहले मुझे देखना है कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद जो मेरे बचेंगे 65 से 70 मिनट, वो मुझे देना है मेरे टेक्निकल में, और कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चन एकदम इसमें लगा सकूं। अभी देखो, अभी 100% क्वेश्चन नहीं लगेंगे, 3 से 4 टेस्ट जब दे दोगे,
तो ऑटोमेटिक स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एक्यूरेसी अभी इंक्रीज नहीं होगी, एक्यूरेसी बाद में इंक्रीज होगी, लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट वाला जो फैक्टर है वो हमारे बीच में नहीं आएगा, टाइम मैनेज होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से टेस्ट सीरीज हमको देना है, तो ये चीज़ कवर हो जाएगी। अब जैसे ही हम टेस्ट देते हैं उसके बाद फिर क्या करना है कि मुझे क्या करना है, उस टेस्ट को मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एनालाइज किए तो कुछ होना नहीं है। तो उस टेस्ट को एनालाइज करना है, जैसे कि ये 2 घंटे का हमारा टेस्ट हुआ, तो उस टेस्ट को 2 घंटे मुझे एनालाइज भी करना है कि कौन से क्वेश्चन वन लाइनर थे जो मुझसे नहीं बने, कौन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे जो बन जाते, और कौन से क्वेश्चन जो मुझे छोड़ने हैं, स्किप करने हैं। तो ये चीज़ें मुझे देखनी है, और ऐसे न्यू टॉपिक देखने हैं जो मैंने नहीं पढ़े हैं, और कुछ टॉपिक को अगर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो उनको बिल्कुल छोड़ देना है, उनमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों पे मुझे फोकस करना है, और एक शेड्यूल बनाना है कि अगली बार अगर मैं करूँ तो कम से कम इतना मिनिमम क्वेश्चन तो मेरे सही होने चाहिए। अब इसके लिए रिवाइज वगैरह सब चीज़ करना पड़ेगा मुझे। अब देखो, अब रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन की बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन करने की हमारे पास एक टेक्निक थी बहुत पुरानी, 777। 777 में क्या करते थे हम, 7 डेज में रिवाइज करते थे, लेकिन अब हमारे पास है ही नहीं डे। अब हमारे पास मुश्किल से मुश्किल समझ लो कि 45 43 इस टाइप के डे बचे होंगे मुश्किल से। अगर अभी भी अगर मैं 4 तारीख का एग्जाम, कल 46 डे के बाद मेरा एग्जाम है। अब ऐसा तो है नहीं कि 46 डे पे एग्जाम है तो मैं पूरे 46 डे एक तरीके से पढ़ूंगा। 10 दिन या 15 दिन पहले मेरी अलग अप्रोच रहेगी, और उससे पहले वाली अलग अप्रोच रहेगी। तो अपन एक 30 डे का शेड्यूल बनाते हैं। अब 30 डे के शेड्यूल में अगर हम 777 वाला अपना रूल लगाते हैं, तो ये तो हमारा 4 बार ही लग पाएगा। तो 4 बार में क्या सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो ये रूल तो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये फेल हो गया रूल। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे हम लोग को सब्जेक्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट हमारे लिखने होंगे, कि जैसे कि हमारे सोम हो गए, सॉइल हो गया, आरसीसी हो गया, हाईवे हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, स्टील हो गया, उसके बाद फिर सर्वे हो गया, है ना? और कौन सा बचा? सर्वे हो गया, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, सोम, सॉइल, आरसीसी, हाईवे, बीएमसी, स्टील, सर्वे, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी। उसके बाद फिर और कौन सा सब्जेक्ट बच गया? एफएम बच गया, एफएम प्लस ओसीएफ। तो इस तरीके से मुझे सब्जेक्ट लिख लेने हैं। एक दो सब्जेक्ट और होंगे तो अभी हम लोग और लिख लेंगे। तो देखो, इस तरीके से मुझे सब्जेक्ट लिख लेने हैं। अब सब्जेक्ट के क्या है कि हर सब्जेक्ट के कम से कम 10 से 11 टॉपिक हैं। अब 10 से 11 टॉपिक हैं। डेली मुझे क्या करना है, डेली मेरा शेड्यूल ये होना चाहिए कि डेली मुझे 3 टॉपिक जो हैं अपने कवर करने हैं। डेली 3 टॉपिक मुझे पढ़ने हैं मेरे नोट से। अब जैसे ही मैं 3 टॉपिक पढ़ूंगा, उस 3 टॉपिक को पढ़ने के बाद और 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे कि एक बीएमसी ले लिया मैंने, उसके बाद एक हाईवे ले लिया, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट मैंने सर्वे ले लिया। अब बीएमसी का एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया, सीमेंट। अब इसमें मैंने फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ लिया, बेसिक ऑफ हाईवे वाला, बेसिक्स, और सर्वे में बेसिक्स ऑफ सर्वे। उसके बाद मुझे क्या करने हैं कि टेस्ट सीरीज ओपन करनी है अपनी, टेस्ट सीरीज ओपन करनी है, और सीमेंट के क्वेश्चन मुझे लगा लेने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 20 से 30 क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं। इसके 20 से 30 क्वेश्चन इसको लगा लेने हैं, इसके 20 से 30 क्वेश्चन इसको लगा लेने हैं। अब इससे मुझे अंदाजा लग जाएगा क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, और जो जो मैं गलती करता हूँ उसको मार्क कर लेनी है, और मुझे वापस अपने नोट्स पे जाने हैं और नोट्स पढ़ने हैं। इसमें गलती होती है तो मुझे नोट्स पे जाने हैं और नोट्स पढ़ने हैं। और इसमें भी ऐसे करना है कि सीधा एकदम जो भी गलती होती है नोट्स पे जाना है, नोट्स पढ़ना है। इससे क्या है कि चीज़ें इंप्रूव होने लग जाएगी। वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो मेरे नहीं छूटेंगे। और इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग 30 से ज़्यादा 40 दिन लगेंगे हमको, और हमारे सारे जो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे रिवाइज हो जाएंगे। तो इस तरीके का शेड्यूल मुझे बना के चीज़ें रिवाइज करनी होगी। और देखो, जैसे ही ये होता है उसके बाद फिर करीबन आज से ही मुझे, टुडे, आज से ही मुझे क्या करना है, 200 क्वेश्चन की टेस्ट देने की कोशिश करनी है। अगर मैं टेस्ट नहीं दे सकता हूँ तो टेस्ट को डायरेक्ट सबमिट करो,
और टेस्ट का सीधे एनालाइज करो। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर टेस्ट देने में मुझे डर लग रहा है, अभी मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो डायरेक्ट टेस्ट को सबमिट करो। जैसे टेस्ट में क्लिक करके सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद उसको एनालाइज करके डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मुझे लगाने हैं। चैप्टर वाइज मैंने बताया कि डेली मुझे थ्री चैप्टर पढ़ने हैं, तो जैसे ही मैं 3 चैप्टर पढ़ूंगा उसके टेस्ट लगा लूंगा तो वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी मेरे लग गए। उसके बाद मुझे लगाने हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ये सब्जेक्ट वाइज भी कवर हो जाएंगे। इस तरीके से करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 70+ नंबर कहीं गए हैं आराम से आ जाएंगे, क्योंकि मैं उस चीज़ को थ्योरी को पढ़ भी रहा हूँ, जो मेरी मिस्टेक हो रहा है उसको एनालाइज भी कर रहा हूँ। तो ये नंबर आराम से गेन होने लग जाएंगे, और टेस्ट में आने लग जाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी आने लग जाएगा, और फिर अच्छा एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए न्यू बोर्ड ले लेते हैं। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में कुछ नहीं करना है। देखो, एसएससी के पुराने क्वेश्चन लगाने। एसएससी कौन से क्वेश्चन लगाने हैं? देखो, एसएससी के सबसे पहले क्वेश्चन लगाने हैं हमको एमटीएस के। एमटीएस के कौन से क्वेश्चन लगाने हैं? 2021, 2020-21 वाले। उसके बाद दूसरा लगाना है 2021-22 के। बस हो गया। अरे अभी चुप रहो ना। लगा दे मिस्त्री का फोन ना। अरे यार, गलत टाइम में डिस्टर्ब कर देते हो मम्मी। एमटीएस के मुझे 2020-21 के क्वेश्चन लगा लेने हैं, और मुझे 21-22 के क्वेश्चन लगा लेने हैं। अब जैसे ही मैं एमटीएस के क्वेश्चन लगा लूंगा, इसमें मुझे अपने वीक वाले जो वीक पोर्शन है उस पर फोकस करना है कि सबसे जो वीक मेरे चैप्टर हैं। जैसे कि अगर एनालॉजी मेरा वीक है तो मुझे एनालॉजी फोकस करना है, एनालॉजी मेरे नंबर आने चाहिए। उसके बाद अगर मेरा सिलोगिज्म वीक है तो मुझे सिलोगिज्म पे फोकस करना है कि सिलोगिज्म पे मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि जो भी वीक पोर्शन है उस पर फोकस करेंगे तभी हमारा काम बनेगा। अगर हम लोग वीक पोर्शन पे ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है हमको। उसके बाद फिर एमटीएस के बाद मुझे क्या करना है, सीपीओ का देना है। अब सीपीओ का कौन सा टेस्ट देना है मुझे? 35 मिनट 50 क्वेश्चन, ये वाला देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं, और कंबाइन चैप्टर की जब मैं प्रैक्टिस करूँगा तो ये बहुत अच्छे से मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद सीपीओ के बाद कौन से करने हैं? जो मेरे जेई वाले हैं, जेई वाले टेस्ट भी 35 मिनट 50 क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको लगा लेने हैं। बस इतने ही टेस्ट लगा लूँ। इतने ही लगाते लगाते क्या हो जाएगा कि मेरे 40 दिन आराम से खत्म हो जाएंगे, और मेरे रीजनिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, इतना अगर कर लोगे तो आराम से 40+ नंबर आराम से आ जाएंगे, किसी भी हालत में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद देखा जाए, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जीएस वाले क्वेश्चन पे। देखो, जीएस में हम लोग को हमारे सब्जेक्ट बांट लेने हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके बाद फिर हमारा है जियोग्राफी, उसके बाद आता है पॉलिटी, उसके बाद फिर इकोनॉमी, उसके बाद आता है साइंस, और साइंस में भी आता है बायो। तो इस पे मुझे फोकस करना है मेजरली, जो मेजर नंबर है मेरे। उसके बाद आता है स्टैटिक जीके, उसके बाद आता है करंट अफेयर, इन पे मुझे फोकस करना है। अब देखो, सारे सब्जेक्ट तो एक साथ नहीं पढ़े जा सकते हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट में चूज कर सकता हूँ। अगर मेन सब्जेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले मुझे देना है बायो सब्जेक्ट, क्योंकि अच्छा खासा नंबर दे रहा है, 7-8 नंबर मुझे दे देगा। तो 7-8 में से कम मुझे 5 या 6 नंबर तो मेरे आ ही जाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद आता है इकोनॉमी, ये भी 5-6 नंबर का आता है, इसमें मेरे 4-5 नंबर आराम से आ सकते हैं। उसके बाद आती है बात पॉलिटी की। तो पॉलिटी में भी मेरे 5 क्वेश्चन करीब करीब आ जाते हैं, तो इसमें भी एक क्वेश्चन का मैं एक्स्ट्रा वेटेज लेके चलता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या पता आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, कुछ चीज़ आ जाए जो मेरे सिलेबस से आउट ऑफ हो। बाकी मिनिमम क्वेश्चन तो मेरे बन ही जाएंगे। तो ये 4 हो गए, ये 4 हो गया। उसके बाद फिर इकोनॉमी के ये भी 4 क्वेश्चन हो गए, मतलब 4 क्वेश्चन 4 पॉलिटी के, 4 इकोनॉमी के, और बायोलॉजी के भी 4 क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर मैं देखूंगा तो ये 12 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद हिस्ट्री देखी जाए तो हिस्ट्री के भी 4 क्वेश्चन करीब करीब आ जाते हैं। तो हिस्ट्री के भी 4 क्वेश्चन करीब करीब आ गए। तो इसको भी देखा जाए, इस तरीके से अगर मैं एवरेज बनाऊंगा तो मेरे 20+ नंबर आराम से बन जाएंगे किसी भी हालत में। तो वही है। तो इस तरीके से क्या है, मुझे डेली के एक सब्जेक्ट लेके और डायरेक्ट देखो, सब्जेक्ट
अभी अगर हम लोग पूरा सब्जेक्ट पढ़ें और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या है कि हम लोगों को सीधे नोट्स उठाने हैं कोई से भी अपने, जैसे कि अभी अपन प्रेफर कर रहे हैं लूसेंट, तो लूसेंट हमने प्रेफर किया और लूसेंट के सीधे सीधे हम लोगों को वो टॉपिक उठाने हैं और फटाफट उनको देख लेने हैं और फिर डायरेक्ट हमको टेस्ट पे जाना है। टेस्ट में जो हमने पढ़ा उसको तुरंत टेस्ट लगा लेना है। और जो मैंने बताए हैं पी वाई क्यू जो अपने MTS वाले हो गए, CPO वाले हो गए, CGL वाले हो गए और JEE वाले हो गए, बस इनको ही लगा लो, हो गया। उसके अलावा कुछ नहीं लगाने हैं। अब इसको भी हमको 40 दिन तक लगाने हैं ताकि वो जो हमने पढ़ा है वो चीज़ें हमको थोड़ी थोड़ी ध्यान रहने लग जाए। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, जो हमारा थर्ड पोर्शन है तो वो हो गया हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर्स के लिए मैंने सबसे सही 3 टेक्निक बताई थी, सबसे पहले भी बताया था, अभी बता देता हूँ। एक है मैगजीन, दूसरा है टेस्ट, उसके बाद तीसरा आ जाता है हमारे पास में, मैगजीन हो गया, टेस्ट हो गया, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है वीडियो। तो देखो वीडियो में हम क्या कर सकते हैं, मंथली कंपाइलेशन देख सकते हैं। कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन मेरा हो जाएगा। और अगर मैगजीन देखा जाए तो मैगजीन में क्या है कि मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 पेज में पूरे मंथ का रहेगा, वो मुझे पढ़ लेना है। और टेस्ट सीरीज में क्या है कि टेस्ट सीरीज में रहेगी, टेस्ट सीरीज में पूरा कंपाइलेशन रहता है, तो उसके 20 या 30 क्वेश्चन रहते हैं पूरे मंथ के, तो वो मुझे देख लेने हैं। अब देखो अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो डेली के मुझे 1 मंथ का डेली का मुझे करना है। 1 मंथ का डेली करने से ये फायदा रहेगा कि 1 मंथ मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे को कब से लगाने हैं, जनवरी 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक का लगाना है। उसके बाद का मुझे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे लगाने हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 मंथ का डेली लगाना है। अब ये कितने हो गए, जनवरी से लेके जनवरी तक 12 मंथ ये हो गए। उसके बाद फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, 13, 14, 15, तो 15 मंथ के लगाने हैं। 15 मंथ के लगाने मुझे 15 दिन लगेंगे, प्लस 15 दिन दूसरी बार लगाने हैं, 30 दिन हो जाएंगे। और 10 दिन मुझे इन सब का रिवाइज कर लेना है। ये शेड्यूल सबसे बेस्ट शेड्यूल है। इससे क्या है कि क्वेश्चन मुझे कुछ पूरी क्वेश्चन अगर मैं याद करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे पूरे क्वेश्चन याद तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर मैं इनको लगाया रहूँगा तो 1-2 क्वेश्चन मुझे बिल्कुल 100% याद रहेंगे और वो मुझे बन जाएंगे। अब जैसे कि इससे 15 क्वेश्चन भी आते हैं, 15 में से करीबन 6-7 क्वेश्चन तो मुझे आराम से बन जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। तो इस तरीके से करूँगा तो मेरा करंट अफेयर भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से करना है हम लोगों को। अब देखो इस तरीके से करने के बाद जो हमारा जैसे ही हमारा रिवाइज होते जाएगा, हम लोग टेस्ट भी देते जाना है। तो टेस्ट में मैं बता रहा हूँ 100% इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो नंबर अभी जैसे कि टेस्ट भी दोगे तो 98 नंबर हो गए, 70 नंबर हो गया, 80 नंबर, इस टाइप के नंबर आ रहे होंगे या फिर आएंगे। तो जो मैं टेक्निक बताया हूँ वो टेक्निक करोगे तो एकदम फर्दर इंक्रीज होगा नंबरों में, और यहाँ से नंबर 110, 115, 120 इस टाइप के नंबर आने चालू हो जाएंगे। बस ये है कि तैयारी अपनी अच्छे लेवल पे चालू करनी पड़ेगी हमको। अब उस उसके लिए बस वही टेक्निक अपनानी पड़ेगी जो मैं बताया हूँ। एकदम रिवाइज की फुल टेक्निक अपनाओ और सही चीज़ों पर फोकस करो, जिससे क्या है कि हम लोग को ज़्यादा फालतू कंटेंट नहीं पढ़ना है, हमको वही कंटेंट पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो। क्योंकि अभी अब एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने का टाइम गया है और न्यू चीज़ों को पढ़ने का टाइम भी गया। अब जो मेन चीज़ें हैं, मेन चीज़ हमारे जो बचते हैं वो हमारे वही हुए थ्योरी वगैरह, और जो हमारे जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो, अब वो चीज़ें कवर हम लोग उसी तरीके से करेंगे तो हमारे नंबर 100% 110 आने लग जाएंगे। तो बस इसी तरीके से करते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक नए तरीके के साथ में, उसको डिफाइन करेंगे। कई कुछ नई क्वेश्चन होंगे या फिर नई चीज़ें होंगी उसको। ओके।